हेलो साथियों, वेलकम टू आईशुडी। चलिए साथियों, आज का दोस्तों सी टेट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और जिन प्रश्नों को पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए। तो प्लीज़ आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना, ठीक है। आज पहले प्रश्न में पूछा गया था कि उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। तो उपलब्धि जो परीक्षण है वो साथियों दिए जा सकते हैं किस चीज़ में? तो ये दिए जा सकते हैं दोस्तों दो प्रकार से, ठीक है साथियों। उपलब्धि परीक्षण दो प्रकार से दिए जा सकते हैं। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए वाला। आगे आपसे पूछा गया था बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 से देश में लागू हुआ था। तो ये आपका सही जो आंसर था इस प्रश्न का वो था 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है साथियों। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में जो लागू हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है। चलिए आगे आपसे पूछा गया था NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो वो उद्देश्य था साथियों, नोट करते चलना सभी छात्र। ये था एक तो सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और दूसरा था छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। तो राइट आंसर आपका था ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर, ठीक है। अगला प्रश्न में पूछा गया था, थोड़ा सा प्रश्न को जूम करूं। चलिए, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन में सहिष्णुता होता है तब उस परीक्षा को आप क्या कहते हैं? तो जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन में वो स्थायित्व होता है तो हम उस परीक्षा को जो कहते हैं वो कहते हैं विश्वसनीयता। क्या साथियों? विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर था। आगे पूछा गया था कि मैं मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो वो ये देती है साथियों युगात्मक मूल्यांकन। क्या साथियों? युगात्मक मूल्यांकन। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे आपसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 6 में कि निम्नलिखित में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? तो वो आपका राइट आंसर था सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ठीक है। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग में संबंध में निश्चय। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। आगे पूछा गया था अभिप्रेरणा सशक्त अभिप्रेरणा सीखने की प्रभावशाली घटक कौन कौन से हैं? तो सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली जो घटक है साथियों वो हैं आपके, नोट करते चलना। शीघ्र सीखते रहना, यानी कि किसी चीज़ को आप लगातार सीखेंगे तो वो क्या होते हैं? प्रभावशाली घटक होते हैं किसी चीज़ को सीखने के, ठीक है। चलिए आ जाइए प्रश्न नंबर 8 पर आइए। चलिए प्रश्न था साथियों प्रश्न नंबर 8 मिस हो रहा था। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा जो देनी चाहिए वो देनी चाहिए साथियों मंद बुद्धि बालक को, ठीक है। मंद बुद्धि बालक को क्या देनी चाहिए? हस्तशिल्प, हाथों द्वारा लिखी गई शिक्षा को हम क्या कहते हैं? हस्तलिख शिक्षा, ठीक है। चलिए वैसे आप समझाएंगे तो मंद तो बुद्धि है ही, ऐसे क्या समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे पूछा गया था छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका उदाहरण देकर, ठीक है साथियों। क्या देकर? उदाहरण देकर, ठीक है। आ जाइए अगले प्रश्न पर। आगे पूछा गया अनुसाधन जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जा सकता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे मित्रों हम कहते हैं, ध्यान से नोट करिएगा सभी छात्र, प्रश्न नंबर 10 में आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था क्रियात्मक अनुसंधान। क्या साथियों? क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। तो राइट आंसर क्या था? बी। आगे आपसे पूछा गया व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? व्यावहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो व्यावहारिक बुद्धि को जो हम कहते हैं वो कहते हैं मूर्त बुद्धि। क्या साथियों? मूर्त बुद्धि, ठीक है। चलिए आगे आपसे पूछा गया है बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी होती है? तो वो आपकी होती है, नोट करते चलना, 120 होती है, ठीक है। चलिए
आगे पूछा गया है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। तो वो क्या कही जाती है साथियों? वो कही जाती है प्रेरक। क्या साथियों? प्रेरक। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए? तो हमें सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए, वो देना चाहिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना। ठीक है, तो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव निम्नलिखित में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? यानी कि तनाव चिंता जो होती है उसको कम करने का कौन सा विकल्प है? तो वो विकल्प है, नोट कर लेना सभी छात्र, उदातीकरण। क्या साथियों? उदातीकरण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। चलिए, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है, ये आपका राइट आंसर भी नोट कर लेना। ये आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का जो सही आंसर होगा, केवल एक कोष। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है, केवल एक कोष। ठीक है, चलिए ये पूछा गया है, शैशव। जी हाँ साथियों, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो शैशव जो अवस्था की जो विशेषता नहीं होती है वो केवल होती है नैतिकता का ना होना। ठीक है, नैतिकता का होना होती है, सॉरी दोस्तों, ना होना नहीं, होना होती है। ठीक है, तो राइट आंसर था आप सभी का ऑप्शन नंबर सी वाला। आगे आपसे पूछा गया था, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से होता है। तो ये आपका होता है दो तरह से। एक तो होता है साथियों आपका शक्ति और गति से। ठीक है, किससे? शक्ति और गति से होता है। तो आप समझ पाएंगे शक्ति और गति किस में? ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, चलिए 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा दी थी। तो ये किसने दी थी? ये आपकी दी थी क्रो ने। किसने साथियों? क्रो ने दी थी। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था, इस अवस्था को मिथ्या प्रवक्ता का समय भी कहा जाता है। तो किस अवस्था को कहा जाता है? चलिए, तो आपका एग्ज़ाम साथियों आने वाले समय में है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको साथियों अच्छे से पढ़ाई करके जानी है और रिवीजन करके जाना है। ठीक है, प्रश्न जो है वो काफ़ी कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर था बाल्यावस्था। ठीक है साथियों, क्या होती है? बाल्यावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी था। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सीखने के सही स्तर है? निम्नलिखित में से कौन सीखने का सही स्तर है? तो ये है आपका तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध प्रज्ञान। तो आपका राइट आंसर क्या था? सी। आगे आपसे पूछा गया था, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी हम अधिगम कहा जाता है। तो हम उसे अधिगम के बारे में तो सभी जानते होंगे साथियों, अधिगम किसे कहते हैं, लेकिन परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी हम अधिगम कहा जाता है। तो ये कहा जाता है नहीं। ठीक है साथियों, हम क्या कहते हैं? नहीं। ठीक है, चलिए आ जाइए, चिंतन क्या है ये तो आप सभी जानते होंगे। चिंतन क्या होता है? चिंतन होता है प्रतीकों का प्रयोग। ठीक है, क्या होता है? प्रतीकों का प्रयोग होता है चिंतन। ठीक है, आगे आइए, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजों के लिए किया जाता है? तो अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं के उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजों के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रोण के लिए। किसके साथियों? प्रोण के लिए। आ जाइए अगले प्रश्न पर, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का क्या नाम है? तो उनका नाम होता है साथियों, उसका नाम सूझ का सिद्धांत। क्या साथियों? सूझ का सिद्धांत। ठीक है, आगे आ जाइए, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन किसका है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये जो आपका कथन है ये है मानसिक विकास का। किसका साथियों?
मानसिक विकास का। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, तो ये किस चीज़ को पाते हैं, ये पाते हैं, नोट करते चलना। प्रश्न नंबर जो आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा विचलनशीलता और प्रतिमानता। ठीक है, विचलनशीलता आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भी, और ये होगा प्रतिमानता। तो आपका राइट आंसर सी होना चाहिए, ए और प्लस बी वाला, दोनों विकल्प आपके बिल्कुल सही हैं। चलिए, मेडथम के अध्ययन के आधार पर हम कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। तो वो आपका राइट आंसर, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 28 का, वो आपका हो जाएगा अधिक स्वस्थ एवं विकसित। ठीक है, क्या होते हैं, अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं। ठीक है, चलिए, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी होती है। तो ये कितनी होती है साथियों, ये आपकी होती है, नोट करते चलना, ये आपकी 16 होती है। कितनी होती है, 16 होती है। ठीक है, चलिए आगे पूछे गया, मोरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है। तो वह क्या होता है साथियों, ये तो आप सभी जानते हैं, विषय आत्मबोधन परीक्षण। ठीक है, विषय आत्मबोधन परीक्षण। तो राइट आंसर इस प्रश्न का था ऑप्शन नंबर सी। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों जो हमारे पास आए थे। कैसे लगे कमेंट में बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको डेली वीडियो का एनालाइज सबसे पहले मिलता रहे। अगली शिफ्ट जल्द साथियों शुरू होगी और वो आपकी 5 बजे ख़त्म हो जाएगी, तो उसके भी दोस्तों प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलिए।